हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। और योगेश, क्या हाल चाल? ठीक है। यस सर। क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या? बड़े धीमे बोल। नो सर, ठीक है। नो सर। चलिए ठीक है, आज हमको बेटा न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है ना। मोशन। वीडियो कॉल आपने देखा था लेक्चर जो मैंने सेंड किया था? सर अभी नहीं देख पाए थे। अच्छा, देख लीजिएगा, वो लाइव हो गया होगा, ठीक ना। वो साइंस वाला नाम से चैनल है ना यूट्यूब, उसको आप यस सर, सर्च यस कर सर, लीजिएगा। सब्सक्राइब किया है। हाँ, साइंस वाला हमारा नाम डाल दीजिएगा, अनिल तिवारी। तो उसमें बहुत सारे वीडियोज हैं जो आप लोग को दिख जाएंगे। काफी 100+ वीडियोज अपलोड है, उस पर देख लिया करिए। जो जो हम भेजा करें लिंक जरूर देख लिया करिए आप लोग, तो लेक्चर समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। सर 1 मिनट में अजीत को भी ऐड कर लूं? कर लीजिए। कहाँ है अजीत? कहिए, टाइमली ऐड हो जाए करे, ऐसे हम लेट हो जाते हैं। यस सर, यस। इसलिए मैसेज कर दे बेटा कि 2 मिनट रुकिए आप लोग। चलिए जल्दी से ऐड हो जाइए आप लोग। चलिए, टुडे इज लेक्चर नंबर 1, फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, मोशन। मोशन का बेटा आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो आज कॉमन बातें होंगी, मोशन क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, टुडे इज लेक्चर नंबर 1, मोशन। देखिए, मोशन बेटा जो हम लोग पढ़ना है, मोशन आपको पढ़ना है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब आपको स्ट्रेट लाइन का पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन, है ना। जितने स्टेट मोशन होंगे उन्हीं के बारे में डिस्कस आपको करना है इस क्लास में। बाकी मोशन बहुत तरह के होते हैं, तो आप लोग हायर क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस होगा, 11th क्लास में, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मोशन और रेस्ट, इन दोनों में पहले आप लोग डिफरेंस समझिए कि डिफरेंस क्या है। कैसे आप लोग डिफाइन करोगे कि ये मोशन कंडीशन है या ये स्टेट रेस्ट का है ना। तो पहली बात ये समझ बेटा कि फिजिक्स में मोशन और रेस्ट को हम लोग रिलेटिव टर्म्स कहते हैं, ठीक है ना। ओके, अच्छा चलिए, आप सही है। यस सर, ठीक है। चलिए, कैमरा अपोजिट है, हो गया है क्या? क्या हो, एक मिनट। यस सर, आ रही है। अच्छा, हाँ ठीक, ओके। हाँ तो देखो बेटा, आज फर्स्ट चैप्टर लेक्चर नंबर 1, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि आप कैसे डिफाइन करोगे कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। पहले बात तो है कि आप लोग ये याद करिए कि फिजिक्स में बेटा हम लोग जो वर्ड यूज करेंगे वो ऑब्जेक्ट वर्ड यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट और बॉडी वर्ड आप लोग यूज करेंगे, ठीक ना। ये फिजिक्स के लिए वर्ड है। केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप लोग यूज करते हैं सब्सटेंस, ठीक है ना। बायो में हम लोग यूज करते हैं थिंग्स, एक्सक्यूज मी लिविंग सर। थिंग्स। सर एक सर हाँ क्वेश्चन था। बेटा, हाँ सर अगर से बताइए। मतलब आपसे मतलब प्राइवेट ट्यूशन चाहिए तो मतलब सर कोचिंग के साथ नहीं, आपसे मतलब चाहिए ट्यूशन, तो मतलब अच्छा तो मिल ठीक है, जाएगी? अभी लाइव क्लास चल रही है ना, तो इसके बाद बात करते हैं। हाँ, ये ओके सर। रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, तो हम पर्सनली कॉल कर लीजिएगा, बात कर लेंगे, ठीक है बेटा। ठीक ओके है ना, सर। हाँ हो जाएगा। लेकिन क्लास के बाद बात करते हैं, लाइव बेटा रिकॉर्ड हो रहा ना ये। देखिए, ऑब्जेक्ट और बॉडी हम लोग वर्ड यूज करेंगे। अब देखिए, कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने, जरा से सोचते चलिए। एक बेटा फर्स्ट है, देखिए रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, ये हो गया रेफरेंस पॉइंट, आर पी।
ठीक है ना। देखिए रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये होता है कि जहां से आप चलना शुरू करें, यानी लोकेशन या पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। देखिए जिस पॉइंट, सीधी बात समझ लो आप लोग कॉमन भाषा में, द पॉइंट फ्रॉम विच लोकेशन इज ऑब्जर्व एंड measured is called the reference point. It means reference point is the origin या starting point. तो आप ये याद करिए, रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है ओरिजिन, है ना, या आप कह सकते हैं इनिशियल पोजीशन, है ना। जैसे एक छोटा एग्जांपल आप समझिए तब समझेंगे। जैसे मान लो बेटा कि ये आपका घर है, होम है, यहाँ से आपका ये मान लेते हैं कि ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है, ये मान लेते हैं सी पॉइंट है, इधर मान लीजिए डी पॉइंट है ना। ये सब क्या है, फाइनल पोजीशन। आप यहाँ से शुरू कर, घर से चलना शुरू किया, मान लो आप ए को मान लेते हैं कि स्कूल है, ठीक है, और बी को मान लेते हैं, ज्यादा पास हो गया है क्या यार, एक मिनट कुछ बुक्स हटा देता हूँ, अब सही है ना। ये सर बी ठीक को आ मान, रहा है। हाँ बहुत पास हो गया था। देखिए अब बी को मान लो बेटा कि मान लो सिनेमा हॉल पीवीआर मान लेते हैं, ये मान लेते हैं सी, ये सिविल लाइन हो गया पीवीआर, ये मान लेते हैं कंपनी बाग हो गया, कंपनी बाग हो गया, और इसको मान लेते हैं कि संगम हो गया। अब जरा समझिए आप लोग, घर से आप निकले, किलोमीटर है, पीवीआर आपके घर से मान लेते हैं 6 किलोमीटर है, ये मान लेते हैं कंपनी बाग 7 किलोमीटर है, और संगम मान लेते हैं 10 किलोमीटर है। जरा आप समझिए कि आप घर से सारे प्लेसेस की डिस्टेंस अलग अलग है, ध्यान से समझिए, कभी सेम हो ही नहीं सकता। तो ये क्या हो गया, होम जो है बेटा आपका ओरिजिन हो गया, मतलब यहाँ से आप मेजर कर रहे हैं कि आपके घर से स्कूल कितना है, पीवीआर कितना है, कंपनी बाग कितना है, ये सब आप मेजर करना चाह रहे हैं, है ना। तो ध्यान समझिएगा। तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन, और ये सब क्या हो गया, जैसे मान लो घर से आप स्कूल गए, तो ये सब जो पॉइंट दिख रहे हैं, यानी कि ए बी सी और डी, इस बेटा पॉइंट को हम बोलेंगे फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। ये देखिए, इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं, पहले बताइए, रिप्लाई करिए कि रेफरेंस पॉइंट किसे कहते हैं, यस सर। जहां से हम लोग कोई चीज मेजर करना शुरू करते हैं, यानी द पॉइंट फ्रॉम विच लोकेशन इज ऑब्जर्व एंड मेजर इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट। दिस रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। इतना आप लोग को लिखना है। तो मैं लिख नहीं रहा, मैंने बोल दिया, आप लोग सुन के रिकॉर्डिंग लेक्चर से लिख लीजिएगा, क्योंकि लिखेंगे तो बहुत सारा नोट्स हो जाएगा। अच्छा, रेफरेंस पॉइंट समझ गए, फाइनल पोजीशन समझ गए। आप जरा समझिएगा कि मोशन जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, मोशन, तो मोशन का बेटा मतलब ये होता है कि अगर टाइम के साथ साथ अगर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है तो कहेंगे कि आप मोशन में हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या लिखेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट या बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, पोजीशन मतलब उसका प्लेस, स्थान, पोजीशन, प्लेस, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और एक चीज हमारी तरफ से आप ऐड कर लीजिए, एंड रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट देखिए लिखना कोई जरूरी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ये ऐड करा रहा हूं। देखिए अगर आप समय के साथ साथ अगर आपका प्लेस चेंज हो रहा है तो क्या कहा जाएगा, आप मोशन में हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, मान लेते हैं लेट
कि ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है। ये देखिए, ये आपको एक बॉय है, मान लीजिए ये लड़का है, ठीक है ना, मान लो ये चल रहा है। अभी देखिए, अभी टाइम इसका 0 है, अभी मान लो कि t बराबर 0 सेकेंड पे, t इक्वल टू 0 सेकेंड। अभी कहाँ पर है, ए पर है। और फिर आपने देखा 5 सेकेंड बाद, आफ्टर मान लेते हैं 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद वो कहाँ पहुंच गया, मान लो बॉयज यहाँ आ गया, ठीक है ना, यहाँ पहुंचाया। तो आप बताइए टाइम 5 सेकेंड बीतने के बाद, आफ्टर 5 सेकेंड वो कहाँ पहुंच गया, बी पे, यानी ये हो गया फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन तो क्या उसका प्लेस चेंज हुआ कि नहीं, बताइए। शुरुआत में ये यहाँ पर था स्टार्टिंग में, अब 5 सेकेंड बाद यहाँ पहुंच गया, यानी कि इसने कुछ डिस्टेंस कवर अप कर लिया। ये जो यहाँ से यहाँ तक गैपिंग आ रही है, ये जो गैप दिख रहा है, गैपिंग, इसी को बेटा हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। ये हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस मान लेते हैं कि वो 10 मीटर चला, यानी कि अगर आपको पोजीशन चेंज होता है तो डिस्टेंस भी कवर अप होता है, ठीक है ना। और अगर टाइम के साथ साथ पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रहा है, वहीं पड़ा हुआ वो, तो उसको बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। जैसे मान लीजिए कि अब रेस्ट की डेफिनेशन क्या होगी, इसी का अपोजिट कर दीजिए। अपोजिट क्या हो जाएगा, बस सेम वही लिखना है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट और बॉडी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। देखो टाइम तक ही लिखना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ये समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ कि रेफरेंस पॉइंट से भी तो दूर भाग रहा है। देखो अब घर से आप स्कूल गए तो चले गए, तो रेफरेंस पॉइंट से भी तो दूर चले गए। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम मतलब समय के साथ साथ, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम मतलब समय के साथ साथ, एंड रेफरेंस पॉइंट आर पे लिख देता हूँ। तो आपको बस याद रखना कि डज नॉट, ये वर्ड चेंज ना हो तो उसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एज रेस्ट। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो बेटा कि वॉल है, आपके घर की जो दीवार है वो आज भी वहीं पर है, कल भी वहीं पर थी और फ्यूचर में भी वहीं पर रहेगी। जैसे वॉल क्या हो गया बताइए, वॉल हो गया, ट्री हो गया, है ना बेटा, और पोल हो गया, जो खंबे होते हैं बिजली वाले खंबे, ये सब क्या है आपके, ब्रिज हो गए, ये सब तो रेस्ट में ही तो हैं। कहाँ चल रहे हैं, अगर चलते तो आज यहाँ पर हैं, कल पता चला कि फाफामा को पुल पहुंच गया, सिविल लाइन, तो ये मूव नहीं करते, ठीक है ना। ये बात हो गया। बताइए योगेश, Yes, sir. समझ में आ रहा है बेटा, तो इसमें डाउट तो नहीं, Yes, तो sir. कॉमन बातें हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा कि रेस्ट और मोशन को बेटा फिजिक्स में रिलेटिव टर्म कहा जाता है, ठीक है ना। रेस्ट और मोशन क्या है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म या इंटर रिलेटेड होते हैं। ये इसका मीनिंग क्या हुआ, ध्यान समझिएगा कि रेस्ट एंड मोशन, मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। आवाज सही आ रही है हमारी ना, Yes, sir. रिलेटिव टर्म्स भी कह सकते हैं या इंटर रिलेटेड कह सकते हैं, इंटर रिलेटेड, ठीक है। अब इसका मीनिंग जरा समझिएगा। ये देखो बेटा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको मोशन मानना चाहते हैं, किसको रेस्ट। देखिए जो ऑब्जेक्ट या बॉडी अगर मोशन में है तो वो रेस्ट में भी हो सकती है, और जो रेस्ट में है वो मोशन में भी हो सकती है। ये आपके ऊपर सोचने पर डिपेंड करता है, ठीक है ना।
जैसे क्या एग्जांपल ले लें, जैसे मान लो कि कुछ भी मान लो, जैसे मान लो कि बेटा ये ये मान लो अर्थ है, ये मान लेते हैं अर्थ है, और ये मान लो बेटा मून है, मून है, या सन मान लीजिए, इसको सन मान लीजिए, चाहे चलो ऐसे समझिए। अब आप बताइए कि अर्थ पे एक पर्सन है, आप मान लो हैं अर्थ पे, इसको आप सन मानो, मान लो सन तो ऐसे बड़ा होता है लेकिन मान लेते हैं, एज्यूम कर लीजिए। बताइए सन कैसी बॉडी है? स्टेशनरी। और अर्थ कैसी बॉडी है? रिवॉल्व करती है, सन के चारों तरफ घूम रही है, यानी ये रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। अच्छा आप बताइए कि अर्थ से, अगर इस अर्थ पे दो पर्सन बैठे हैं, देखिए अगर टू पर्सन अर्थ पे हैं ऑन द अर्थ सरफेस, जैसे मान लो आप आपके दोस्त हैं, दोनों रूम में बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं बेटा? सिटिंग इन अ रूम। एक ए है और एक बी पर्सन है। बताइए दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो रेस्ट में है कि मोशन में? बताइए सोच कर। सर रेस्ट में। रेस्ट में। जैसे भाई रूम में आप बैठे हैं, आप आपके दोस्त बैठे हैं, तो रेस्ट में ही तो होंगे। लेकिन आप ये बताइए क्या एक्चुअल में रेस्ट में है? अगर मान लो कोई पर्सन सन पे बैठ के देखे, मान लो यहाँ पे एक सी पर्सन है, अगर ये पर्सन इन दोनों को देखेगा तो मोशन में दिखेंगे कि रेस्ट में? बताइए। सर मोशन। मोशन में, क्योंकि भाई सन के चारों तरफ अर्थ क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है, ऐसे 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 चल रही है। इसका मतलब ये है कि आप दोनों तो एक दूसरे के लिए क्या है? रेस्ट में हैं। लेकिन इस सी पर्सन के लिए ये ए बी कैसे हैं? मोशन में है कि नहीं? तो इसलिए बेटा इसको रिलेटिव टर्म्स कहा जाता है। मतलब आप जो रेस्ट में है ना, वो मोशन में भी हो सकता है, बस आपको उसको सोचने की जरूरत है कि थोड़ा चेंज करके अगर आप उसके बारे में सोचिए तो आपको वो मोशन में भी फील होगा। इसी से कहा जाता है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। बस समझ रहे हैं? यानी हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या पता करा आप लोगों ने? हम लोगों ने बेटा ये पता किया कि द स्टेट ऑफ मोशन एंड रेस्ट इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन एंड द ऑब्जर्वर। समझ में आ गया? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इसको नोट में आप लिख लीजिए आप लोग। तो सर इस कंडीशन से मतलब कोई चीज भी रेस्ट पे नहीं है। कोई रेस्ट में नहीं है, अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया घूम रही है, चल रही है, भाग रही है ना? कोई भी रेस्ट में यस नहीं है सर। बेटा। ये हम लोग के नजरिए पर डिपेंड करता है कि आप किसको मोशन मान रहे हैं, किसको रेस्ट। कॉमन पर्सन के लिए तो रेस्ट मोशन है, लेकिन जो साइंटिफिक ब्रेन है उसके लिए ऐसा नहीं है। ठीक है ना बेटा? कॉमन पर्सन के लिए तो हर चीज रेस्ट में है और मोशन में है, लेकिन हम लोग के लिए नहीं है ऐसा है। ठीक है ना? ये कंबाइंड प्रॉपर्टी है, नोट करिए, कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन एंड द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर यानी कि जो ऑब्जर्वर कहाँ पर है उस पर डिपेंड करेगा, और कंसिडरेशन आप क्या मान रहे हैं, ये दो पॉइंट पे बेटा ये डिपेंड करता है। तो ये दोनों पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऑब्जर्वर कंसिडरेशन। ठीक है ना? ये दो चीजें। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? यस सर।
बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं? आपसे एक एग्जांपल और आपको बताते हैं। जैसे मान लो कि आप ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में बताइए आपके साथ जो पैसेंजर बैठे हुए हैं वो आपके लिए क्या है, रेस्ट में कि मोशन में? सर रेस्ट में। रेस्ट में है। आप बताइए बाहर स्टेशन पे जो लोग खड़े हैं उनके लिए आप लोग किस में है? सर मोशन। मोशन में है। और इसी का जरा वाइस वर्सा करके देखो, उल्टा सोचो बेटा। आप ट्रेन से जब क्रॉस करते हैं किसी स्टेशन से, तो जो लोग स्टेशन पर खड़े होते हैं आपको कैसे दिखते हैं, मोशन में दिखते हैं कि रेस्ट में? सर रेस्ट पे। बताइए कहाँ रेस्ट में दिखते हैं? आप ट्रेन में चलते चले जा रहे हैं या बस में बैठे हैं, जो सड़क किनारे लोग खड़े होते देखते हो कितना तेज पास कर जाते हैं, पीछे चले यस जाते सर, हैं, यस पेड़ सर, और सब यस सर। लगता है दौड़ रहे हैं सब। लेकिन अंदर बस में आप लगता है कि आप सब लोग मतलब रेस्ट में है। ऐसा होता है कि नहीं, है ना? यस तो सर। ये थोड़ा सा याद रखिए कि दोनों कैसे हैं, रिलेटिव टर्म्स हैं, यानी कि इंटर रिलेटेड है। ठीक है बेटा? चलिए अब एक पॉइंट और समझिए। मैकेनिक्स किसे कहा जाता है? मैकेनिक्स, मैकेनिक्स देखिए ये बेटा ब्रांच ऑफ फिजिक्स होता है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देयर रिस्पॉन्स टू फोर्स। यानी हम क्या कर सकते हैं कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स, नोट कर लीजिएगा, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स deals with the study of, with the study of, देखो इसमें दो चीजें पढ़ी जाती हैं। क्या क्या पढ़ी जाती हैं? स्टडी ऑफ, डैश कर दीजिए, नंबर वन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक ना, एंड देयर, दूसरा एंड देयर, देयर रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब होता है इफेक्ट, ठीक ना, टू फोर्स, मतलब उन पे फोर्स का क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, इज कॉल्ड मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स बेटा हम लोग दो चैप्टर पढ़ते हैं, एक तो मोशन और एक फोर्स आपका चैप्टर है फिजिक्स में। ये दोनों मैकेनिक्स के अंडर आते हैं। और ऐसे याद करिए टोटल जितनी फिजिक्स बेटा वो न्यूटन ने का कॉन्सेप्ट है, इसलिए न्यूटन को, सर आइजैक न्यूटन को हम लोग फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। और जो हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं उसे न्यूटोनियन फिजिक्स कहा जाता है। NEWTONIAN एपोस्ट्रोफी S, न्यूटोनियन फिजिक्स। ओके, क्लियर हो गई इतनी बातें? यस सर। रिप्लाई करिए। चलिए इतनी बात समझ में आ गई भैया? अब भाई जरा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं। देखो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको जल्दी जल्दी पढ़ा जाए तो मेन जो कॉन्सेप्ट आएगा उस पर थोड़ा टाइम दिया जाएगा। थोड़ा एक पॉइंट पढ़ना आपको, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, और सेकेंड वेक्टर क्वांटिटी। आप लोग का एक टेस्ट कब से है, एग्जाम? सर स्टार्ट ही हो गया है सर, 3 तारीख से 9 तारीख तक है। तो फिजिक्स में क्या क्या आ रहा है, फर्स्ट चैप्टर ही आ रहा है ना केवल? यस सर। अच्छा पूरा कंप्लीट आ रहा है सर कि हाफ? कंप्लीट है सर, लेकिन सर कर लेंगे, उतना हार्ड नहीं आएगा सर अभी पहली बार में। चलिए मैं आप लोग करा दूंगा, परेशान ना। थोड़ा स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं कि सर ऐसे आप आराम से क्वांटिटी, चलिए सर, थोड़ा हायर लेवल से पढ़ाते हुए। ठीक है आप परेशान नहीं होइए, हम लोग एग्जाम को भी रखेंगे ना साथ में। स्केलर बेटा जो क्वांटिटी होता है, देखिए ऐसे क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो लेकिन उसका डायरेक्शन ना हो, है ना।
यानी इसमें क्या हो जाए, ध्यान समझिएगा, इसमें मैग्नीट्यूड हो, क्या लिखेंगे, द फिजिकल क्वांटिटी, मैं डिफिनेशन बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा आप, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, जिसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत बेटा ना पड़े, यानी मैग्नीट्यूड तो हो इसमें लेकिन हैज नो डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन लेस होती है, और हैव मैग्नीट्यूड लेकिन डायरेक्शन ना हो, हैव कर लीजिएगा। तो ऐसे सारे जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी याद रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड एज स्केलर। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे बेटा आपने लिखा मास, तो मास को कैसे लिखते हैं हम लोग, भाई मास हम लोग लिखते हैं क्या, मान लो आपने लिख दिया 20 kg, ऐसे तो लिखते हैं, क्या इसमें कोई डायरेक्शन हम लोग दिखाते हैं क्या, कि 20 kg मास नॉर्थ डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन या अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन या लेफ्ट डायरेक्शन या राइट डायरेक्शन, ऐसा तो नहीं बोलते भाई, सीधे बोल दिए 20 kg, खत्म, बात समझ में आएगी नहीं। यस सर। यानी कि इसमें देखो, इसमें क्या हो गया, देखो एक तो नंबर आ रहा है, ये देखिए ध्यान से, ठीक है ना, इसमें एक वैल्यू रहेगी कोई ना कोई नंबर में, और ये जो केजी लिखा है ये क्या हो गया, यूनिट हो गया, और इसी को बेटा हम लोग, इसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, यही मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी कितनी मात्रा है, 20 है कि 10 है, तो कुछ ना कुछ उसकी मात्रा बताना पड़ता है। तो देखिए मास हो गया, और क्या हो सकता है, जैसे डिस्टेंस आपने लिखा, तो डिस्टेंस क्या लिखेंगे, 20 मीटर या 50 मीटर, तो डिस्टेंस भी आपका स्केलर हुआ। स्पीड जैसे लिखते हैं, स्पीड क्या लिखते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड, स्पीड भी क्या हो गया, स्केलर हो गया। एनर्जी लिखते हैं आप, एनर्जी में क्या लिखते हैं, 20 जूल, 40 जूल, जूल केवल उसमें डायरेक्शन तो दिखाते नहीं, स्केलर हो गया एनर्जी भी। टेम्परेचर कैसे लिखते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस या 20 केल्विन या 10 केल्विन या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसे तो लिखते हैं। तो डायरेक्शन इसमें दिखाने की जरूरत नहीं होती, जरूरत ही नहीं है, नो नीड ऑफ डायरेक्शन, सो इट इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है बेटा, इसमें इसमें दोनों चीजें होती हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, जिसमें बेटा दोनों चीजें हों, बोथ याद रखना, दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है, तभी वो उसको आप बता पाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया क्या, कोई एक बताइए आप एग्जांपल, जैसे मान लो आपने लिख दिया बेटा फोर्स, देखो सबसे आसान एग्जांपल है फोर्स, तो फोर्स जैसे मान लो कि ये वॉल है, ये कोई दीवार है मान लो, और इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स कितना लगा रहे हैं ये आपको बताना पड़ेगा। रेड पेन कहाँ चली गई, ये देखिए, जैसे आपने इस पर फोर्स लगाया, तो आप बताएंगे ना कि 20 न्यूटन का फोर्स किधर लगाया, तो पता चला कि इधर लगाया, ये देखिए, यानी आपने इस डायरेक्शन में लगाया। तो फोर्स में हमको डायरेक्शन भी दिखाना पड़ता है, तो मान लेते ये डायरेक्शन कौन सा होगा, जैसे देखो डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, ऐसे बनाते हैं आप लोग, ऊपर क्या लिखते हैं नॉर्थ, नीचे लिखते हैं साउथ, ये लिखते हैं ईस्ट, ये लिखते हैं वेस्ट, तो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, देखिए आप इस डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, इधर लगा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे कि 20 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट में लग रहा है, देखो ध्यान दो, इधर लग रहा है, किस डायरेक्शन लगा रहे हैं, इधर, और कहाँ से देखा जाता है, देखो यहाँ सेंटर से देखा जाता है, यहाँ से जैसे फोर्स लग रहा है ना, तो ये जो पॉइंट है एरो का, ये शुरू वाला, वो ये है, यहाँ पर है, इधर से किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो क्या आंसर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 20 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट में लगा रहे हैं,
ईस्ट डायरेक्शन। तो किधर लगा रहे हैं, देखो इधर लग रहा है, ये वॉल है, दीवार है, दीवार किधर लगा रहे हैं आप, पूरब में, ईस्ट में। तो देखो वेक्टर क्वांटिटी में कुछ एग्जांपल्स याद रखो, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, टॉर्क। टॉर्क का मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं टॉर्क, है ना। वर्क किस में आएगा, वर्क आएगा आपका स्केलर में, ठीक है ना। वर्क किस में आएगा, स्केलर में आएगा। वॉल्यूम किस में आएगा, स्केलर में। एरिया किस में आएगा, स्केलर में। प्रेशर किस में आएगा, स्केलर में। टाइम किस में आएगा, स्केलर में आएगा। ये सब स्केलर के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। बताइए, यस समझ में आ सर। रहा है, वॉइस क्लियर है? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, स्केलर भी आप समझ गए, वेक्टर भी समझ गए आप। अब देखिए, ध्यान समझिएगा, एक पॉइंट बेटा आपको समझना है, डिस्टेंस। और एक पॉइंट समझना आपको, डिस्प्लेसमेंट। देखो इसमें से न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके एग्जाम में। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले बात समझ लीजिए कि डिस्टेंस जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी, और ये कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्वांटिटी का मतलब जिसमें हम लोग कोई चीज मेजर करते हैं, ठीक ना। जैसे डिस्टेंस है भाई, हमको दूरी नापना, तो इसलिए हमको एक वर्ड बनाना पड़ेगा ना, तो डिस्टेंस हुआ। और जो इसका आंसर आ गया जैसे 20 मीटर, तो वो यूनिट हो गया। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किस में करते हैं, तो यूनिट में करते हैं, ठीक ना बेटा। आप देखो जो डिस्टेंस बेटा है ये कभी जीरो नहीं होगा, याद रखना। जो डिस्टेंस होगा वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और ये जो होगा, ये डिस्प्लेसमेंट, ये जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना। बाकी प्लस में तो रहेगा रहेगा, ठीक है ना। यस सर। ये बात समझ आ रही है। आप देखिए, इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। दोनों का जरा सिंबल भी आप याद कर लो। सिंबल बेटा जो हम लोग लिखते हैं वो एस लिखते हैं इस तरह से। इसका भी सिंबल क्या है, इसको भी एस लिखा जाता है। देखिए इसके ऊपर एरो लगा देते हैं ऐसे। एरो लगाने का मतलब ये वेक्टर है, एरो नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्केलर है। यही मतलब है ना। यस सर। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो बेटो, एक क्वेश्चन छोटा सा लिखते हैं। मान लेते हैं कि आप इस पॉइंट से, यहां से पॉइंट ए से आप चले गए पॉइंट बी पे। ये पॉइंट ए है, आप पॉइंट बी पे गए। अब पॉइंट बी से आप चले गए पॉइंट सी पे, ये देखिए सी पे। ए से बी पे आए, बी से सी पे गए। मान लेते हैं बेटा कि यहाँ पे आप ए से बी तक जाने में आपको 6 किलोमीटर चलना पड़ा, और बी से सी तक जाने में आपको 8 किलोमीटर चलना पड़ा, ठीक है ना। अब आपसे कहा जाए कि इसमें आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है कि डिस्टेंस कितना चले आप और डिस्प्लेसमेंट कितना हो। भाई मान लो अपने घर से निकले, अपने फ्रेंड के यहाँ गए, और फ्रेंड के साथ आप स्कूल चले गए, तो आप कितने डिस्टेंस चले और कितना आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये आपको बताना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस कितना होना चाहिए बताइए। बताइए, दिमाग लगाइए, डिस्टेंस क्या मतलब हुआ, कैसे निकलेगा। देखिए डिस्टेंस बेटा जो होता है, इसको पाथ लेंथ भी कहा जाता है। इसको एक चीज और आप याद रखिएगा, कि पाथ लेंथ यानी टोटल जो रास्ते की दूरी है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। यानी कि इट इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इट्स डायरेक्शन। तो सिंपल समझ लीजिए आप कि टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड एज डिस्टेंस।
तो कितना कितना आप चले, जरा बताइए, सोचिए। ए से बी तक गए, यानी ए बी गए होंगे, और फिर यहाँ से यहाँ पहुंच गए, यानी कि बी सी चले होंगे। यानी आपका आंसर कितना आ गया बताइए? 6 किलोमीटर प्लस 8 किलोमीटर, आंसर आ गया 14 किलोमीटर। इसमें बताइए क्या डायरेक्शन फिक्स है बेटा, सोच के बताइए। आप ए से ऐसा है, फिर इधर गए, डायरेक्शन फिक्स है चलने का? नो सर। नहीं है ना। कितने डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं इसमें? डायरेक्शन इसमें को सर चेंज हो रहा है बेटा, ध्यान दीजिए। कितनी बार चेंज हो रहा है देखिए। डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, ये देखिए, ध्यान से समझना, डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। ये बेटा होता है ऊपर हमेशा नॉर्थ, या साउथ, इसको कहते हैं ईस्ट, इसको कहते हैं वेस्ट। जहां से चलना शुरू करते हैं ये ए, इसको बोलेंगे इनिशियल पोजीशन, यानी स्टार्टिंग पॉइंट। इनिशियल पोजीशन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। यही हो गया रेफरेंस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआत जहां से किया आपने। और देखिए एक बार आप यहाँ से बी पे आ रहे हैं, ध्यान दीजिए, एक बार ए से बी पे आए, ए को पॉइंट कहाँ माना जाएगा, ये देखिए, इनिशियल पॉइंट हमेशा बेटा यहाँ माना जाता है, ये यही आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये पॉइंट बीच वाला। इससे किधर गए, बी पे आए, यानी इससे गए होंगे इधर, यानी किधर चल रहे हैं आप, साउथ में। समझ रहा ना, रेफरेंस पॉइंट से इधर जा रहे हैं, नीचे साइड, देखो नीचे साइड। रिप्लाई करो बेटा, समझ में आ रहा कि नहीं? यस सर। हाँ, रिप्लाई भी ये करते रहना। तो नीचे आए यानी कि साउथ, फिर देखो यहाँ से बी पे आके इधर मुड़ गए, यानी कि ऐसे नीचे आके फिर इधर मुड़ गए, यानी फिर ईस्ट तरफ चले गए। इसमें डायरेक्शन फिक्स कहाँ है, दो दो डायरेक्शन आ रहा है, यानी कि डिस्टेंस में डायरेक्शन फिक्स नहीं है। मतलब कौन सी क्वांटिटी हुई, स्केलर हुई। ये आप बेटा गए हैं स्कूटी से या साइकिल से, तो साइकिल से आप ऐसे गए, घूमते हुए पहुंचे। अब मान लो आप एरोप्लेन से अगर आपको जाना होता अपने घर से इस पॉइंट पे सी पे, यानी स्कूल, मान लो स्कूल है, या आपका फ्रेंड का घर है, फ्रेंड्स हाउस है या होम है, ये आपका घर है, ए आपका घर है, तो आप घूमते हुए पहुंचे, इसलिए डायरेक्शन फिक्स नहीं। मान लो आपको एरोप्लेन से जाना होता तो आप कैसे जाते, क्या एरोप्लेन भी ऐसे घूम के जाती, सी पे ही तो पहुंचना है। तो हम यस लोग सर। फाइनल पोजीशन कैसे पहुंचते, बताओ, ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है। फाइनल पोजीशन तो आप ऐसे आते एरोप्लेन से ना, सीधे, ये देखिए, सीधे चले आते, ये देखिए, यहाँ से ये सीधे। तो आप ये बताइए कि डिस्प्लेसमेंट बेटा यही है AC, तो आप डिस्प्लेसमेंट जरा सोचिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट, कम से कम दूरी। इसलिए देखो एरोप्लेन जो होती है वो जल्दी पहुंच जाती है। यहाँ से दिल्ली आप जाइए ट्रेन से 8 घंटे लग जाएंगे, एरोप्लेन से जाओ 1 घंटे में पहुंचा देती है, क्योंकि एरोप्लेन को सड़क पर नहीं चलना होता, ध्यान दीजिए। एरोप्लेन तो उड़ी और सीधे हवा में अपना सबको पार करते हुए, गड्ढे फड्डे, उसको कहाँ आसमान में गड्ढे मिलेंगे, वो तो सीधे उड़ते पहुंच जाती है, इसलिए जल्दी चली जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो ये हो गया, ये स्ट्रेट लाइन, यानी कि AC, AC को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, बोलिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसका मतलब समझ गया ना, डिस्टेंस बिटवीन, यस सर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान दीजिए इसमें डायरेक्शन भी फिक्स है बेटा, देखो A से उड़े C पे चले गए, तो देखो यहाँ से उड़े आप, और ये देखिए ये चले आए, यही तो C है। और ये पॉइंट कौन सा रेफरेंस पॉइंट, A है, तो A से C, ये देखिए ऐसे, ठीक है ना। तो चलिए AC यस कैसे सर। कैलकुलेट होगा, सोचिए जरा तो।
AC कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर कौन सा पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम लगेगा से। इसमें? पाइथागोरस। देखो 90 डिग्री लग रहा है, ध्यान दीजिए। तो AC क्या है? हाइपोटेन्यूज है। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस है। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कैसे कैलकुलेट होगा? AC इज इक्वल टू अंडर रूट, यानी हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर। ये हो गया। यानी बेटा आपका आंसर हो जाएगा AC इज इक्वल टू AB। AB कितना है? AB है 6 और BC कितना है? 8। तो बेटा AC आंसर आ जाएगा, इन दोनों का आप जोड़ कर देख लीजिए, 36 प्लस 64 यानी कि अंडर रूट हो गया 100। आंसर बच्चों आ जाएगा 10 किलोमीटर। सॉल्व कर लोगे ना? यस सर। वेरी गुड। तो आसान है। और क्या लिखेंगे इसमें आंसर? देखो, तो बेटा हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। डिस्टेंस तो हमारा आ गया 14 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? डिस्प्लेसमेंट देखिए आया 10 किलोमीटर। और किस डायरेक्शन में, ये भी लिखना पड़ेगा। टुवर्ड्स, किधर जा रहे हैं? ये साउथ और ईस्ट के बीच में, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो क्या लिखेंगे? टुवर्ड्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये आंसर हो गया। ठीक है ना? यस चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गया। एक मैं आप लोग को छोटा सा यस होमवर्क दे सर। देता हूँ, उसको कर लीजिए घर पे, कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आप बुक में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आप लोग को, ठीक ना? तो जो कर सकते हैं उसको मैं छोड़ देता हूँ। थोड़ा आप लोग भी घर पे ट्राई करिए, नहीं आएगा तो उसको हम रिवीजन में करा ही देंगे। थोड़ा आप लोग भी किया करिए होमवर्क। तो क्या करना आपको? डिफरेंस बिटवीन, एक एक पॉइंट देख के बुक से आप लोग लिखिएगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये होमवर्क हो गया, ठीक ना? एक बात बेटा थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी जा सकता है और ये निगेटिव भी हो सकता है। यानी निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। इसका आंसर पॉजिटिव में भी आ सकता है, जीरो भी, -5 मीटर भी आ सकता है आंसर, 0 मीटर भी आ सकता है, +5 भी आ सकता है, ठीक ना? लेकिन डिस्टेंस का हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है, जीरो आएगा या पॉजिटिव में आएगा, ये निगेटिव नहीं होता। भाई थोड़ा भी आप चलेंगे तो पॉजिटिव में तो चलेंगे, पीछे चलेंगे तब भी पॉजिटिव ही माना जाएगा, आगे चलेंगे तब भी पॉजिटिव, इसलिए ये निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है ना? यस सर। बोलिए, आप ट्राई करिए। ठीक, चलिए एक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखें कितना समझ में आया आपको। देखो बेटा, आइए एक छोटा सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के लिए। देखो बेटा, एक बॉय है, एक लड़का है, जो यहाँ पे एक सर्कुलर ग्राउंड है। ये क्या है? प्ले ग्राउंड है। इस पे प्ले ग्राउंड में यहां से दौड़ना शुरू करता, देखो ए से। ए जो है आपका रेफरेंस पॉइंट है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से दौड़ना शुरू करता और ऐसे दौड़ रहा, देखो ए से ऐसे दौड़ा, फिर ऐसे दौड़ा, ऐसे रनिंग करते हुए फिर ए पे आया, ऐसे घूम रहा है। ठीक बेटा? और इसमें मैं, ये इसका सेंटर है ग्राउंड का, यहाँ से मैं देखिए लाइन खींच देता हूँ, ये और ये ऊपर से, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ध्यान समझिएगा, एक बॉय है जो यहाँ से शुरू कर रहा है दौड़ना, ये लड़का है, ऐसे से दौड़ रहा है चारों तरफ, फिर दौड़ के यहाँ वापस आ रहा है, ऐसे दौड़ रहा, सर्कुलर पाथ में। आपको बेटा ये बताना है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन। हाफ रेवोल्यूशन के बाद डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट की कितनी होगी, ये आपको बताना है। चलिए ट्राई करिए। कितना होना चाहिए? सर 2R करके करेंगे इसको। अच्छा ये सोचिए, अगर ये ए से चलता पूरा घूम के चलाता यहाँ तक, तो कितना डिस्टेंस चला होगा बेटा? भाई एक सर्किल घूमा ऐसे, एक सर्किल में कितनी दूरी होती है डिस्टेंस? 2πr। भाई यस सर। सरकमफ्रेंस ही पे तो दौड़ेगा। बोलिए। यस सर। तो ये बताइए, अगर डिस्टेंस हमको निकालना है, देखिए एक चक्कर अगर लगाता तो कितना होता है? 2πr वन सर्किल में, लेकिन घूम तो आधा ही रहा है। भाई यहाँ ए से चला और कहाँ चला है? सी पे चला है, यहाँ से घूम कर ऐसे आ गया। हाफ रेवोल्यूशन मतलब ए सी तक चला है, ए से सी तक, तो हाफ ही तो चल रहा है। अगर पूरा चलता तो 2πr, लेकिन यहाँ से हाफ, तो इसको हाफ कर दीजिए। ये देखिए जब हाफ करेंगे, देखिए ये कट हो गया, यहाँ से ये कट हो गया। आंसर कितना आ गया? πr। ठीक है ना? अब इसका रेडियस भी देना चाहिए, तो चलिए मैं इसका रेडियस लिख देता हूँ। मान लेते हैं 14 मीटर रेडियस है इसका। हम लोग रेडियस मान लेते हैं ग्राउंड का 14 मीटर। तो आंसर कितना हो जाएगा बताइए? 22/7 पाई की वैल्यू आई इंटू आर कितना बेटा है? 14। ये देखिए 7 से ये कट गया 2, तो आंसर आ गया 44 मीटर। ये आंसर आ गया 44 मीटर डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट जरा बताइए आप कितना हुआ? भाई यहां से चला और चलाया कहां तक? सी पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताइए? डिस्प्लेसमेंट का आंसर कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ए से चला सी पे चला है, यानी ए सी। ए सी और ए सी की दूरी कितनी होगी? सर सोच के बताओ 28। बेटा। तो 28, क्योंकि ए सी क्या है? डायामीटर है ना। भाई ये 14 है तो ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा, ये भी 14, रेडियस ही तो है। तो एसी में क्या क्या होगा? यस देखो सर। ए से सी तक में, यहाँ से यहाँ तक 14 और यहाँ सेंटर से यहाँ तक 14, यानी कि 28 मीटर हुआ। डायरेक्शन कौन सा हुआ सोच के बताइए? यहाँ से इधर चलाया, यहाँ से नीचे साइड, नीचे साइड यहाँ देखिए, साउथ। यहाँ से नीचे साइड। भाई यहाँ ये तो मानेंगे ना, ये इस पॉइंट को ये मानेंगे, ये जहाँ से चलना शुरू किया यही तो है रेफरेंस पॉइंट। ए वाला पॉइंट ये यस है, सर। ये तो ए पॉइंट सर है। साउथ डायरेक्शन में। यहाँ से कहाँ गया? सी, तो टुवर्ड साउथ ये हो गया। तो आप सुनिए, मैंने एक बता दिया हाफ रेवोल्यूशन में, आप लोग को इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसमें क्वेश्चन क्या है मैं बोल देता हूँ, आप चाहो तो नोट भी कर लो या सुन के नोट कर लीजिएगा। इसी क्वेश्चन में बढ़ा दे रहा हूँ कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर। आफ्टर देखो, पहला लिखना है 1 रेवोल्यूशन, फिर लिखना है 2 रेवोल्यूशन, फिर लिखना है 3 रेवोल्यूशन, ठीक ना? फिर 4 और 5, एक एक सवाल अलग अलग है। 1 रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन, 3 रेवोल्यूशन, 4 रेवोल्यूशन, 5 रेवोल्यूशन। इसमें आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। और एक और लिखना है कि 2.5 एंड 1.5, यानी कि 1.5 और 2.5। 2.5 मतलब 2.5 हो गया, 2 और हाफ, और 1.5 में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। ये बेटा क्वेश्चन है आपका होमवर्क के लिए। तो चलिए फिर आगे हम लोग कल इसका डिस्कस करेंगे। आज इतना रखते हैं क्योंकि आज फर्स्ट क्लास थी मोशन की, ठीक है? कल हम लोग इसका आगे यस डिस्कस सर। करेंगे। इतना बेटा आप लोग जरा सा
सॉल्व करके हमें आप लोग सेंड करिएगा। ओके, यस सर, ठीक है, ओके, बेस्ट आपका, बाय। थैंक यू चलो सर। कल मिलते हैं। ओके, वेलकम।